हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम शर्मा और आज हम कर रहे हैं एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण और सतत विकास। तो सबसे पहले हम पर्यावरण के बारे में जान लेते हैं। हालांकि बच्चों आप सबको मालूम है, फिर भी पर्यावरण या एनवायरनमेंट है क्या? हमारे जो आसपास का माहौल है वो पर्यावरण है। चाहे वो जिनमें जीवन है, जैसे कि पशु पक्षी हैं, वनस्पति है, फॉरेस्ट हैं, फिशरीज हैं, ये सब जो हैं ये इनमें जीवन है और ये जैविक कहलाते हैं। और जो दूसरे हैं, जैसे पहाड़ हैं, नदियां हैं, समंदर हैं, ओशंस हैं, तो ये सब जो है ये इनमें जीवन नहीं है, अजैविक कहलाते हैं। ये सब मिलके पर्यावरण बना रहे हैं और ये हम सब एक दूसरे पे निर्भर हैं। अब आप देखिए, जैसे कि अगर पर्यावरण में और भी चीजें हमें मिलती हैं, जैसे देखिए वाटर है, लैंड है, और आपका सन हो गया, ये वाटर, एयर, लैंड, रॉक्स एंड सन। तो एयर एंड सन जो है ये हमें हमारे जीवनदायिनी है। अगर सूरज नहीं होगा, सूरज का प्रकाश नहीं होगा तो हम कैसे रहेंगे? और अगर वायु नहीं है तो जीवन ही नहीं है। और जो बाकी के हैं, आप देखिए, जो और क्रीचर्स हैं, जैसे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, हम सब एक दूसरे पे निर्भर हैं। तो ये जो है पर्यावरण है और इसको संभाल के रखना, बचा के रखना हम सबका कर्तव्य है। दूसरा आ रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। तो हमें अपने देश का तो विकास करना ही करना है, लेकिन कैसे करना है? ये देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेंटेन्ड एट स्टडी लेवल। जैसे चल रही है ऐसे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास चलता रहे, बिना एग्जॉस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनको बिना समाप्त किए हुए, और ना ही हमारे इकोसिस्टम को बिना डैमेज किए हुए। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, विकास तो जरूरी है और हम अपने साधनों का प्रयोग भी करेंगे, चाहे वो जमीन है, चाहे वो पानी है, चाहे जो भी उपलब्ध साधन है उनका इस्तेमाल करना है, लेकिन बहुत ध्यान से करना है, वरना बहुत विनाशकारी रिजल्ट मिल सकते हैं। तो अब क्या है, फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसके क्या फीचर्स हैं? तो सबसे पहले है सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, मिनरल्स एंड सॉइल। हमें अपने जो फॉरेस्ट है, जो हमारे जंगल हैं, जहाँ पर पेड़ हैं, हमें उनको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है, समाप्त नहीं कर देना है। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई ना करें, ठीक है? मिनरल्स में क्या आ जाता है? कोल है, पेट्रोल है, गैस है, सोना है, लोहा है, ये सब मिनरल्स हैं और ये सब बहुत जरूरी है विकास के लिए। और क्या है? जमीन है, सॉइल है, हमारी जमीन है, इसका इरोजन रोकना है, इसका फर्टिलिटी को बनाए रखना है। तो ये सब चीजें जरूरी हैं, यानी कि हमें विकास तो करना है और हमें इनका जो ये रिसोर्सेज हैं इनको पूरी तरह से खत्म नहीं करना, इनको बनाए रखना है। एबिलिटी टू ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड्स, क्योंकि सिर्फ हमें अपने लिए नहीं चाहिए, हमें अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा के रखना है ना? ऐसा ना हो कि हमने तो सारे सुविधाएं प्राप्त कर ली और हमारी आने वाली जनरेशन को मिनरल्स ना मिले, पेट्रोल ना मिले, गैस ना मिले, कोल ना मिले, या हमारे जंगल हम इतने विनाश कर दें कि उनको नुकसान हो, उनको ना मिले। तो इसलिए हमको ऐसे इस्तेमाल करना है इन चीजों का, हमें अपने साधनों का, नेचुरल रिसोर्सेज का, कि वो समाप्त ना हो जाए। और चेक ऑन पोल्यूशन, वाटर एंड नॉइस। जो पोल्यूशन है, चाहे वो जल का है, चाहे प्रदूषण है, चाहे वायु का है, चाहे ध्वनि का है, इन सब पे चेक। क्योंकि अगर एयर पोल्यूशन हुआ तो आपको मालूम है कि सांस अगर लेनी है तो साफ वायु की जरूरत है। प्रदूषित अगर है तो उससे हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और बीमारियां हो सकती हैं। तो एयर को हम सुनते रहते हैं कि इतने
SPM हो गया, पोल्यूशन इतने SPM हो गया, वो घना कोहरा सा छा जाता है, तो ये बहुत हार्मफुल है, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। सस्टेनेबल राइज इन पर कैपिटा इनकम एंड वेलफेयर, जो वेलफेयर है और जो पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय, यानी कि लोगों की आय लगातार बढ़े, लोगों का वेलफेयर बढ़ता रहे, लेकिन उसके साथ आपको अपने पर्यावरण को या अपने साधनों को समाप्त नहीं करना है और पर्यावरण का ध्यान रखना है। वेस्ट जनरेटेड शुड नॉट एक्सीड इट्स एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, हमारा जो पर्यावरण है वो वेस्ट हम जो जनरेट करते हैं उसको अपने में समाहित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी, अगर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा किया तो हमें परिणाम भुगतने होंगे, बुरे परिणाम भुगतने होंगे। तो इसलिए हमको ये देखना है कि हम जो है वेस्ट जनरेशन है, चाहे वो इंडस्ट्रीज करती हैं, चाहे वो हम हाउस होल्ड्स करते हैं, जो भी करते हैं, वो एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी है पर्यावरण की उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। दिस रिक्वायर्स रैशनल यूज ऑफ रिसोर्सेज देन फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमें अपने साधनों का बहुत अच्छी तरह से उपयोग करना है, ऐसे करना है कि सारे समाप्त ना हो जाए, जैसे अभी कह रहे हैं रैशनल यूज करना है, उसको संभल के इस्तेमाल करना है, ये नहीं कि सारे ही हम रिसोर्सेज को, साधनों को समाप्त कर दें। इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट, तो पहला है पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन क्या है, एयर है उसमें ऑक्सीजन है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, और बहुत हार्मफुल है अगर उसमें पॉल्यूशन होगा, उस दूषित हो जाएगी। तो कैसे दूषित होती है, स्मोक बाय इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज हैं वो उनके धुएं से हो रही है, वो कोई भी फ्यूल इस्तेमाल कर रही है, चाहे कोयला कर रही हैं, चाहे वो डीजल तेल कुछ भी इस्तेमाल कर रही है, उससे हो रहा है। फिर गैसेस बाय व्हीकल्स, जो कारें हैं, बसें, ट्रकें हैं, उनके वो जो यूज कर रहे हैं, ईंधन यूज कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल यूज कर रहे हैं, उससे हो रहा। और स्मोक बाय थर्मल पावर प्लांट्स, थर्मल जो कोयले से थर्मल पावर प्लांट चलते हैं उनसे होता है। और एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो एग्रीकल्चर करते हैं, पानी बहता है, वो भी रिवर्स में जाता है, जिसमें पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक दवाइयां हैं और केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं। वाटर पोल्यूशन, डोमेस्टिक सीवेज, डोमेस्टिक जो सिस्टम से निकलता है, वेस्टेज निकलती है, वो भी रिवर्स में जाती है। और इंडस्ट्रियल वेस्ट है, केमिकल्स हैं बहुत सारे जो रिवर्स में चले जाते हैं। एग्रीकल्चरल वाटर है, जो भी पानी में मिल जाता है, और उसमें भी मैंने जैसे बताया कि पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, फर्टिलाइजर्स केमिकल वाले हैं। ऐश ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स, जो उसकी राख होती है थर्मल पावर प्लांट्स, उसको भी पानी में बहा देते हैं। नॉइज पोल्यूशन बाय व्हीकल्स, इंजनों के से, और हॉर्न वगैरह होता है, इंडस्ट्रीज जो मशीनें चलती हैं, और घर में हाउस होल्ड अप्लायंसेस, मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, उससे होती है। और हो रहा है एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हम अपने संसाधनों का जो उनका बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, हम फॉरेस्ट हमारे कम होते जा रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं। एक तो हम बहुत सारे हमारे लोग जो है, ये देखिए हाउस होल्ड गाँव में रहते हैं, 60 to 70% तो गाँव में रह रहे हैं, और वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ईंधन के लिए वो लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जंगल कट रहे हैं। फिर रोड्स बन रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट्स हैं, मेट्रो, रेलवे, ये सड़कें बन रही हैं, हाईवे बन रहे हैं, तो इनसे भी, और ये टाउनशिप्स हैं बहुत सारे, आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े इमारतें खड़ी हो रही हैं, मल्टी स्टोरी फ्लैट्स खड़े हो रहे हैं, तो ये सब का है, इन सब के लिए इनको लकड़ी की आवश्यकता है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और आपको मालूम है कि जो पेड़ हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करते हैं, तो इसलिए इनका तो बहुत होना जरूरी है। तो इसलिए हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप संसाधनों का प्रयोग ना करें, लेकिन उतना ही आप रीजनरेट भी करें, ये भी बहुत जरूरी है। अब दूसरा आ रहा है लैंड, इसमें है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है भूमि का अपक्षय,
तो उसमें क्या है कि ऊपरी मिट्टी जो 2-2.5 इंच की होती है बड़ी फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। और क्या होता है कि ये हवा से और पानी से बह जाती है। अगर पेड़ हट जाएंगे तो ये मिट्टी को रोकने के लिए कुछ है नहीं, तो इसलिए ये मिट्टी जो है उपजाऊपन इनका खत्म हो जाता है। और क्या है, पानी अगर खड़ा हो जाए तो उसकी नमक रह जाता है, बाकी सब मिनरल्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। और इनफर्टिलिटी ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो उससे भी जो है उसकी फर्टिलिटी खराब हो रही है। मल्टीपल क्रॉपिंग हो रही है, बहुत सारा एक ही साल में हम कर देते हैं, उससे भी उसकी फर्टिलिटी खत्म होती है। और डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल, पानी का जो लेवल है ग्राउंड वाटर, हम बहुत ज्यादा नीचे से खींच रहे हैं, इन्हीं सब वजह से, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से खींच रहे हैं। तो वाटर लेवल जो है बहुत नीचे जा रहा है। स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो अब क्या करना चाहिए कि जिससे विकास भी हो और हमारा जो है ये जो हमारा पर्यावरण है वो भी बचा रहे। तो इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जिससे कि आपका इनपुट तो कम यूज हो, आउटपुट ज्यादा हो और वेलफेयर हो। और एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी, तो हमें उस ऊर्जा का प्रयोग करना है जिससे कि एनवायरमेंट को नुकसान ना हो। जैसे एलपीजी गैस, हम लकड़ी की जगह एलपीजी गैस का इस्तेमाल करें, सीएनजी वाहनों में कर सकते हैं, और पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम ये लगाते हैं। और अब भी पॉल्यूशन होने की वजह से अब वो कह रहे हैं कि जो वाहन है वो इलेक्ट्रिक हो जाए, विद्युत चालित हो जाए। और एक नया सिस्टम आ रहा है कोई हाइब्रिड व्हीकल्स, ये भी पॉल्यूशन कम करता है, लेकिन अभी ये बहुत पॉपुलर नहीं हुआ है। और रूरल डेवलपमेंट, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ तो बड़े बड़े शहर बहुत डेवलप हो गए, यहाँ इंडस्ट्रीज लग गई हैं, टाउनशिप्स हैं, सब कुछ है, लेकिन गांव तो पिछड़े ही रह गए। तो जितने लोग हैं वो गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं, काम के लिए, नौकरी के लिए। तो क्या है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर पर फर्क पड़ता है, ट्रांसपोर्ट पे फर्क पड़ता है। अगर ज्यादा ट्रांसपोर्ट यूज हो रही है तो पेट्रोल डीजल और फिर गैसों का एमिशन वगैरह होता है। ठीक है, मकान भी उनको रहने के लिए चाहिए। तो ये सब जो है, इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा चाहिए। तो हेल्थ की और एजुकेशन की सर्विसेज भी चाहिए। तो ये सारा बोझ कुछ शहरों पे, बड़े बम्बई है, दिल्ली है, कैलकाटा है, यहाँ से पर ज्यादा प्रेशर हो गया। और जो गांव से सारे आ जाते हैं, अभी आपने देखा था कोरोना में किस तरह से लोग वापस जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। तो इतने सारे लोग जो हैं वो यहीं पर बड़े बड़े शहरों में काम करने के लिए आ जाते हैं, और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारे जो साध संसाधन है उन पे बहुत फर्क पड़ रहा है। हमें क्या करना चाहिए, सोलर एनर्जी का यूज करना चाहिए। अभी पॉपुलर नहीं हुआ है लेकिन फिर भी इसमें काम हो रहा है। विंड एनर्जी है, बायो मास है, गांव में जो है प्लांट्स और ये सब दबा के एनर्जी उत्पन्न की जा सकती है। वेव एंड टाइडल एनर्जी है। तो ये सब चीजें करके आप जो है अपनी पर्यावरण को साफ सुथरा बना सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, यानी जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका यूज ना करके आप मलमूत्र और जो कचरा होता है उसको उससे बना लेते हैं। रासायनिक खाद की जगह उसको खाद को इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कंपोस्ट खाद कहते हैं। अब बेटर वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी वेस्ट हो रहा है, मैंने पहले भी कहा था कि जो प्रकृति है वो एक लिमिट तक ही ऑब्जॉर्व कर सकती है, उसके बाद नहीं कर सकती है। तो इसलिए वेस्ट मैनेजमेंट जो है, जो कचरा और शहर और बड़े बड़े जो हमारे राज्य हैं उनका वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, और लोगों के बीच अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो अपने रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल करें कि बहुत ज्यादा वेस्ट ना हो। अभी आप देखिए कि पीछे आपने सुना होगा चिपको आंदोलन था, चला था कि पेड़ ना ज्यादा काटो। तो इस तरह के आंदोलन भी चलते हैं, वन महोत्सव भी होता है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। तो ये जरूरी है, जितने आप पेड़ काटते हो उतने पेड़ लगाओ, जिससे कि पर्यावरण का बचाव होता रहे, रीजनरेट होता रहे। लॉज टू कंट्रोल डिस्पोजल ऑफ केमिकल एफ्लुएंट्स,
मतलब जो केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह में जो यूज हो रहे हैं और जो कि नदियों में बहाए जा रहे हैं, उनके लिए सख्त कानून बने। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग है क्या? हम जो नए नए अपने विकास के लिए मेथड्स यूज कर रहे हैं और जो पोल्यूशन हो रहा है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, और भी हार्मफुल गैसें हैं जो बढ़ रही हैं, जिससे विश्व का टेम्परेचर या तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक, सेंटीग्रेड तक बढ़ रहा है। तो ये देखिए, देयर इज कंसिस्टेंट इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर ड्यू टू एयर पोल्यूशन। किसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है? मैंने बताया कि ऑक्सीजन की कमी होकर कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मफुल गैसेस इसमें शामिल हो रहे हैं। हम जो पेड़ काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड लैंड डिग्रेडेशन। हम बहुत ज्यादा फ्यूल जैसे कि पेट्रोल और डीजल वगैरह जला रहे हैं, या हम लकड़ी जला रहे हैं, उस वजह से हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, 6 डिग्रीज। इससे क्या होगा? अगर बहुत ज्यादा ऐसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा, तो इससे क्या होगा? इससे जो हमारे पोलर एरियाज में बर्फ है वो पिघल जाएगी, सी लेवल बढ़ जाएगा और बाढ़ आएगी। पिछले टाइम से आप सुन रहे हो बाढ़ें बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो ये इसका एक कारण भी हो सकता है। तो नेचुरल कैलेमिटीज जैसे फ्लड्स आ जाते हैं, है ना। और क्या है? एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज, पर्यावरण के खराब होने से जो बहुत सारे पशु और पक्षी हैं विलुप्त हो रहे हैं। और ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, आंधी तूफान बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और डिजीजेस, पेट की, स्किन की डिजीजेस हो जाती हैं। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। तो हमें इसके लिए बहुत प्रयास करने होंगे। वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन विल हैव टू राइज मैसिवली। इसको समाप्त करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए बहुत ज्यादा निवेश की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और उनका मानना यह है कि इन ऑर्डर टू कीप ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज बिलो 1.5, 6% डिग्री सेंटीग्रेड से कितना हो जाए? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। अगर ऐसे होगा तभी हम अपने विश्व को बचा पाएंगे। और ये अगर हम कर लेंगे तो इन्वेस्टमेंट कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको हम चेक कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं ये, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मेरे पहले वीडियोस भी मैंने दिए हैं और आपके लिए यूजफुल होंगे, उनको जरूर देखें। आजकल आपके एग्जाम हो रहे हैं, आपको फायदा होगा। थैंक यू।